गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कंप्लीट करवाया था। आपको जेई के और नीट के क्वेश्चंस करने को दिए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप खुद कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। और एक और बात, आप उन क्वेश्चंस को ये खुद से समझ के कि ना हाँ मैं ये करने हैं, ये नहीं कि ना हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, स्कूल वगैरह में हम नहीं आ रहे हैं तो उनको नहीं करना, आपको वो करने हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, और जो मैं आपको कंपटीशन के लिए दे रहा हूं वो जरूरी है। वैसे क्वेश्चंस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं या फिर उस तरह के क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब जैसे जेईई मेन और नीट के पेपर होंगे अभी, तो उनमें से आप देख लेंगे कि ना जो आर्टिकल हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस निकाले गए हैं और आपको वो एग्जाम में मिलते हैं। ये है आपके पास यहाँ, तो आपको वो करने हैं जो हर एक यूनिट से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बता रहे हैं करने, वो करने और कंपटीशन के मैं आपको दे रहा हूं करने। उसके बाद में आपके पास यहाँ है नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके पास चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था कि ना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स का मॉडिफाइड जो नाम है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा गया वो अभी आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा गया, सही नाम भी वही है, तो वो क्यों रखा गया वो भी आपको इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा यहाँ। तो कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स नाम पहले था, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल चीज है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने 11th क्लास में पढ़ा कि कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, उसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का एक दूसरे का, दो एक के दो दूसरे के, तीन एक के तीन दूसरे के, वो तो म्यूचुअल शेयरिंग है। आपस में इलेक्ट्रॉन का हिस्सा, एक मान लीजिए ए एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, बी का भी एक, ए के दो बी के भी दो, ठीक है, ए के तीन और बी के भी तीन। ये म्यूचुअल शेयरिंग थी, ये म्यूचुअल शेयरिंग थी। ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक, ए के दो बी के दो, ए के तीन बी के भी तीन। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये म्यूचुअल शेयरिंग थी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अकेले ए के दोनों शेयर कर रहा है उसको बी भी, या इलेक्ट्रॉन दोनों अकेले बी के और शेयर कर रहा ए, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। वो कौन सा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हेन द कंट्रीब्यूशन इन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ओनली ए एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन तो केवल एक एटम का हो और साझा दोनों करें, योगदान अकेले एक एटम का हो जबकि साझा दोनों करें। जैसे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अकेले ए के हैं लेकिन साझा ए और बी दोनों करें। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन साझा दोनों करें, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन भी यही होगी। उससे पहले कि कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले हम चीजों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये यूनिट पढ़ ही क्यों रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम होता है इसका। बीएससी में मिलेगी आपको, एमएससी में मिलेगी, जो जो आप स्ट्रीम लेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो आपके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपने सुना होगा। क्लोरोफिल क्या होता है, जो
प्लांट रहता है, उसकी जो लीफ है, पत्ती है, जो खाना बनाता है पेड़ के लिए, वो पत्ती ही, उसमें क्लोरोफिल होता है जो पेड़ के लिए खाना बनाता है, प्लांट के लिए, पौधे के लिए खाना बनाता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन रंग का, ग्रीन कलर्ड एक पिगमेंट होता है, ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल। तो देखो कितना जरूरी होगा ये। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैग्नीशियम जो मेटल होता है उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर दौड़ता है, हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आयरन का, ठीक है। और विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसकी B12 किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका है? कोबाल्ट का। तो ये देखो, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। क्यों? देखो कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर, हीमोग्लोबिन नहीं है तो हम नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट नहीं है, ठीक है। विटामिन B12, कोबाल्ट, तो ये कितनी जरूरी है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसलिए इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना, इनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसलिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ कि ये कितने ज्यादा काम आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम यहाँ डेफिनेशन वगैरह से इन सबसे स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है, हम एक तरीके से चलेंगे यहाँ, ठीक है, एनसीईआरटी और दूसरी वेरियस बुक्स के अकॉर्डिंग चीजों को, और मैं आपको वही चीजें समझाऊंगा जो शुरू से है, स्टेप वाइज मैनर से। ये नहीं कि ना एनसीईआरटी में शुरू में वर्नर थ्योरी है तो वर्नर थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको इनके डेफिनेशंस, इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स जो है, तो आपको एक स्टेप वाइज मैनर से, आपको एक अच्छे मैनर से समझाना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन कि दोज कंपाउंड्स इन विच, दोज कंपाउंड्स in which a metal linked with a number of ligands through dative bond or coordinate bond की आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि वो कंपाउंड जिनमें एक मेटल बहुत सारे लिजेंड के साथ, ये लिजेंड क्या होंगे बताएंगे आपको, एक क्या टर्म है, बहुत सारे लिजेंड। वो लिजेंड आयनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी, जैसे वाटर एक लिजेंड है, अमोनिया एक लिजेंड है, साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, ये सब क्या है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब क्या है, लिजेंड है। जो एग्जांपल दिए इनमें से 2 4 5 अभी के लिए आप याद रख रहे हैं, ये सब लिजेंड है। इन लिजेंड के साथ किससे जुड़ा रहे, डेटिव बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने अभी अभी आपको बताई है कि एक मेटल जो है लिजेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन एक का, शेयर दोनों करें, कंट्रीब्यूशन एक का और शेयर दोनों करें, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन या कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है 3 तरह के हैं, न्यूट्रल, कटायनिक और अनायनिक। न्यूट्रल, कटायनिक और अनायनिक, ये 3 तरह के हैं। मतलब जब वो कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो होता है न्यूट्रल, और आयनिक कॉम्प्लेक्स 2 तरह के, कटायनिक और अनायनिक। जब किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स,
और जब किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके पास क्या है, FeCN6 3 नेगेटिव। अब देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जैसे कोई कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, CONH3 6 और 3 पॉजिटिव, ये देखिए कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, उसे आप क्या कहते हैं, कटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लिख लीजिए CrNH3 ये देखिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये है आपके पास। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन हो गया। अब आपने देखो मैंने 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल लिखे, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये तीनों क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन टिक टिक कर रहा होगा अब यहाँ कि ये ट्रांजिशन मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते क्यों है। आपने इससे पिछले यूनिट में इसका आंसर पढ़ भी लिया है। मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तो ट्रांजिशन मेटल के आयन का साइज स्मॉल होगा एंड हाई आयनिक चार्ज, मतलब स्मॉल साइज और हाई आयनिक चार्ज, स्मॉल साइज और हाई आयनिक चार्ज, छोटा साइज और ज्यादा चार्ज, छोटा साइज और ज्यादा चार्ज। और तीसरी बात भी थी अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की उपलब्धता, डी ऑर्बिटल जो है वहां क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, इसलिए छोटा साइज होता है एक तो मेटल का आयन का छोटा साइज, ज्यादा चार्ज और डी ऑर्बिटल की उपलब्धता, इन 3 वजहों से ट्रांजिशन मेटल क्या बनाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है। क्यों बनाती है, देखो छोटा साइज है तो इनको लिजेंड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, लिजेंड से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब तक आपने सुना होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, हाँ करती हैं, इनमें भी लॉस करेंगी, लेकिन इन कंपाउंड में मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगी, इन कंपाउंड्स में मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए छोटा साइज होना चाहिए ताकि अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक हो तो न्यूक्लियस से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, छोटा साइज होगा तो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। हाई आयनिक चार्ज, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एलिमेंट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और डी ऑर्बिटल खाली होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए अपने ऑर्बिटल तो खाली होने चाहिए, यदि ऑर्बिटल पहले से भरे हैं तो कहां रखेगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उनको, तो जगह तो होनी चाहिए उनके पास, ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। तो ये 3 वजह से क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। ये है आपके पास ये टाइप्स, ये भी करवा दिए हमने। अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट, मैं 2 चीजें लिखूंगा यहाँ, उनके बीच का डिफरेंशिएट करना आपको, कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ए कॉम्प्लेक्स। ये देखिए मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूंगा और एक कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, आपके एक डबल सॉल्ट लिखूंगा, उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है और बहुत ही इजी चीज होगी। देखिए एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा मैंने K4FeCN6, ये तो क्या है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। और एक डबल सॉल्ट लिख रहा हूं मैं KCl MgCl2 6H2, कार्नालाइट है, कार्नालाइट है। या एक और लिख लीजिए ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है ये, और एक और लिख लीजिए ये कार्नालाइट, नाम याद रखिए इसका कार्नालाइट। एक और लिख रहा हूं मैं K2SO4
Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ये आपके पास है पोटास एलम। इसे हम क्या करें, पोटास एलम करें, आप इसे पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम है ये। तो ये भी एक डबल सोल्ट है। तो अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स और डबल सोल्ट में डिफरेंशिएट कि ये भी मुझे पोटेशियम, आयरन, साइनाइड, काफी सारे यहाँ एलिमेंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बना हुआ। ये भी KCl, ये देखो MgCl2, दो सोल्ट है, इनसे मिलकर बना है। और कॉम्प्लेक्स भी दो या उससे ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट क्या है, उनको डबल सोल्ट और इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा गया? क्या इनका एक ही नाम नहीं रख सकते, इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे इसको भी कॉम्प्लेक्स बोल दे, या इसको डबल सोल्ट करें तो इसको भी डबल सोल्ट कह दें? क्यों कह सकते हैं? देखिए जैसे ये है आपके पास यहाँ K फॉर, इसको मैं KCl 4KCl और FeCN2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये देखो डबल सोल्ट हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं एज इट इज फॉर्मूला, ये देखो, ये देखो। और ये भी KCl MgCl2 दो सोल्ट है और इसमें भी दो सोल्ट है, तो इसको भी डबल सोल्ट कह सकते हैं। देखो एज इट इज फॉर्मूला हो गया, ये 4 पोटेशियम है, साइनाइड 6 है, 4 साइनाइड ये, 2 साइनाइड ये, एक आयरन ये रहा, देखो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया गया कि जब एक मुख्य डिफरेंस है यहाँ कि KCl MgCl2 6H2O को जब किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तब ये अपने आयंस में K पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, क्लोराइड कितने 2 और 1 3 क्लोराइड और वाटर एज इट इज, ये ऐसे टूट जाएगा, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, जो आयंस है ना उसमें डिसोशिएट हो जाएगा। और जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K फॉर FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये किसमें डिसोशिएट होगा, पोटेशियम आयन में प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना ये नहीं टूटेगी कभी भी, नहीं तो ये तो पोटेशियम में, साइनाइड में और आयरन के आयन में टूटना चाहिए था, लेकिन यहां से तो केवल पोटेशियम के आयन ही निकले, जो काउंटर आयन में जो बाहर थे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर थे, इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर थे, उन्हीं के आयंस निकलेंगे, वही आयंस में डिसोशिएट होंगे, बाकी का पार्ट आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। मुख्य डिफरेंस ये है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्टेबल स्पीशीज है। स्टेबल का मतलब जो एंटिटी है ना, ये जो किसके अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये कभी भी नहीं टूटेगा। इसके बाहर लेफ्ट में या राइट में जो चीजें हैं वो टूट जाएंगी, डिसोशिएट हो जाएंगे, अंदर वाला पार्ट कभी नहीं टूटेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट में डिफरेंशिएट पहला तो यही है कि coordination compound and double salt both are formed by 2 or more stable compounds, but double salt dissociate in their constituent ions. double salt अपने ions में टूट जाएगा, whereas coordination compound, where coordination compound, the coordination entity in coordination compound, the coordination entity does not dissociate into ions. ये entity जो है ये कभी भी नहीं टूटेगी, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, इसके बाहर वाला पार्ट निकल जाएगा, मतलब लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो वो निकल जाएगा आयंस की फॉर्म में, ये पार्ट कभी भी आयंस की फॉर्म में नहीं निकलेगा। जैसे इसमें से आयरन और साइनाइड को आप अलग करना चाहे नहीं होगा, जैसे इसमें पोटेशियम और क्लोरीन अलग हो गया, मैग्नीशियम और क्लोरीन अलग हो गया, इसमें आयरन और साइनाइड एज इट इज रहेंगे वहां, ये डिफरेंशिएट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड लिक्विड में एग्जिस्ट होंगे, जबकि डबल सोल्ट एग्जिस्टेड ओनली इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज इन लिक्विड स्टेट दे डिसोशिएट इनटू आयंस, लिक्विड स्टेट में वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे कभी भी, जो डबल सोल्ट है ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड में भी और लिक्विड में भी जा सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये है आपके पास इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर या मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी शो करेगा मेटल, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जो एज डिस्कस्ड लेटर, जो वर्नर थ्योरी में पढ़ेंगे हम, जो मैं
कल परसों जब भी ये आर्टिकल आएगी तभी पढ़ाऊंगा आपको। एंड इन डबल सॉल्ट मेटल शोज ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल केवल एक तरह की वैलेंसी शो करता है जो उसके ऊपर चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जैसे आयरन है, यहाँ ये आयरन है, ये दो तरह का वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। आपको ये डिफरेंशिएट करना है इसके बीच में, जो ये 2 3 4 डिफरेंस है, ये आपको जो मैंने बोले हैं आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। ये था आपके पास, यहां तक का काम करना है केवल आपको आज।